बच्चों, कैसे हैं आप सब। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द रॉयल कोचिंग बस में। जैसा कि हम मानव स्वास्थ्य एवं रोग का भाग 1 पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं मानव स्वास्थ्य एवं रोग का भाग 2। हम यहाँ पर बेटा वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप भी विशेष ध्यान दीजिएगा। और आप जब भी हमारे वीडियो देखें तो कमेंट जरूर कीजिए। और साथ ही अगर कोई सा क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको पूछना है तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, हम आपके उस डाउट्स को भी क्लियर करेंगे। तो आइए हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। मलेरिया। मलेरिया एक बीमारी है, हमने काफी नाम सुना है, आप सभी ने भी इसका नाम सुना है, मलेरिया। तो मलेरिया की अगर हम बात करें तो ये संसार के सभी स्थानों पर पाया जाता है। मलेरिया संसार के सभी स्थानों पर पाया जाता है। और अगर हम बात करें तो अगस्त से अक्टूबर के मध्य में इसका फैलाव सबसे ज्यादा होता है। अगस्त से अक्टूबर, तो आप याद रखना है कि ये बारिश का समय होता है अगस्त से अक्टूबर का, और इसी समय मलेरिया का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है अगस्त से अक्टूबर में। अब हम बात करें कि मलेरिया में जो प्रोटोजोआ जो होता है वो होता है प्लाज्मोडियम। प्रोटोजोआ ये याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसमें जो प्रोटोजोआ होता है वो होता है प्लाज्मोडियम, और जो प्लाज्मोडियम जो होता है वो मच्छर के अंदर पाया जाता है। अब हम बात करें कारण की, तो इसका जो कारण है मलेरिया का, तो मलेरिया का कारण है मादा एनाफिलीज मच्छर। ये नाम भी याद रखना, मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा मलेरिया फैलता है। पर इसमें इस मच्छर का दोष नहीं होता है, मलेरिया फैलाने में मच्छर का दोष नहीं होता है। ये तो अपना काम करता है, मच्छर का काम होता है खून चूसना। पर ये इसके अंदर जो प्लाज्मोडियम जो पाया जाता है, जब ये मच्छर के लार में प्लाज्मोडियम पाया जाता है, जब मच्छर काटता है तो जो प्लाज्मोडियम है उसके लार के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाता है ये परजीवी, तो जिसके कारण मलेरिया रोग उत्पन्न हो जाता है। हम बात करें, ये जैसे बताया कि मच्छर के लार में एक परजीवी पाया जाता है, ये परजीवी प्लाज्मोडियम ही होता है जो लार के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाता है। अब इस परजीवी की 4 प्रजातियां होती है। अब 4 प्रजातियां कौन कौन सी है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल। ये इसकी 4 प्रजातियां हैं प्लाज्मोडियम की। हम बात करें मलेरिया के लक्षण की, तो मलेरिया का सबसे पहला जो लक्षण होता है ठंड देकर बुखार आना। मलेरिया में सबसे ज्यादा ठंड लगती है, उसके बाद फिर बुखार आती है, कब तक भी सी रहती है मलेरिया वाली बुखार में। उसके बाद है कि बुखार 2 दिन या 3 दिन छोड़कर होता है। मतलब बुखार का ऐसा है कि ये आपको आज है, कल फिर थोड़ा उतरेगा, फिर वापस से एकदम चढ़ेगा, तो बुखार ऐसे इसमें आता है बार बार। अब इसमें करें अगला पॉइंट जो आता है कि शरीर में दर्द व अकड़न होती है। आपके शरीर में अगर किसी को मलेरिया है, बुखार है, तो उसके शरीर में दर्द भी होगा और शरीर में अकड़न भी होगी। और इससे मलेरिया से क्या होता है, लीवर में सूजन भी आ जाता है। तो इसके लक्षण थे ठंड देकर बुखार आना, 2 दिन या 3 दिन छोड़कर बुखार का आना, शरीर में दर्द व अकड़न का होना और लीवर में सूजन आना, ये मलेरिया के लक्षण थे। अब हम बात करें मलेरिया के उपचार की, तो मलेरिया के उपचार की हम बात करें तो इसमें रोग से बचने के लिए मच्छर को खत्म कर देना चाहिए। जहां पर भी मच्छर ज्यादा होते हैं तो वहां पर इस रोग से अगर बचना है इस मौसम में भी, अगस्त से अक्टूबर के मौसम में भी, तो वहां पर मच्छर को खत्म कर देना चाहिए। कुछ ऐसी चीजों का उपयोग करना चाहिए जिससे मच्छर ना आए। उसके बाद पानी के गड्ढे नहीं रहना चाहिए। अगर हमारे घर के आसपास पानी के गड्ढे होते हैं, पानी अगर सबसे ज्यादा रुका हुआ है तो वहीं मच्छर पनपते हैं। अगर पानी के गड्ढे होते हैं तो वहां से पानी के गड्ढे को खत्म कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। उसके बाद मिट्टी के तेल का उपयोग करना चाहिए। जहां पर भी पानी के गड्ढे, पानी भरा हुआ है या ऐसे कुछ चीजें हैं जहां पर पानी भरा हुआ है, तो वहां पर मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए जिससे मच्छर नहीं आते हैं उसकी गंध से। मच्छरदानी में सोना चाहिए और खून का परीक्षण कराना चाहिए। हमें मच्छरदानी में ही सोना चाहिए। उसके बाद अगर जब लगता है कि यार हमें ठंड देकर बुखार आ रही है, शरीर में अकड़न है, बुखार 1-2 दिन छोड़कर आ रही है, ऐसा कुछ भी होता है, तो हमें सबसे पहले अपने खून का परीक्षण कराना चाहिए। तो ये हमें पता लगेगा कि हमें बीमारी कौन सी है। तो ये जो आपका टॉपिक जो था मलेरिया का, ये हो चुका है। आप सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको पढ़ने में काफी आसानी होगी अगर आप इसे नोट करते जाएंगे तो। और अब एक और क्वेश्चन आता है जो एग्जाम में अधिकतर पूछते हैं कि प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र को समझाइए।
तो आइए हम देखते हैं प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र को समझते हैं। बेटा आप यहाँ पर जो डायग्राम देख रहे हो, ये प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की अवस्था है कि एक प्लाज्मोडियम से एक मनुष्य कैसे संक्रमित होता है और ये किस प्रकार उसके अंदर पहुँचता है, और उसी संक्रमित व्यक्ति से फिर एक मच्छर कैसे संक्रमित होता है। तो आइए हम देखते हैं प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र को। बेटा ये जो आप सबसे फर्स्ट में जो आप ये यहाँ पर देख रहे हो, ये जो जीवाणु जो होता है ये लार ग्रंथि में पाया जाता है। जो मच्छर जो आता है उसकी लार ग्रंथि में ये पाया जाता है। अब जब मच्छर किसी मनुष्य को जब काटता है, जब मच्छर किसी मनुष्य को काटता है, तो ये जो प्लाज्मोडियम है ये खून के माध्यम से, रक्त के माध्यम से बेटा ये मनुष्य की यकृत कोशिका में पहुंच जाता है। और यकृत कोशिका में पहुंचने के बाद बेटा ये जो है यकृत कोशिका में पहुंचने के बाद बेटा ये आलैंगिक जनन करता है और कोशिकाओं को फाड़ देता है, और इस प्लाज्मोडियम को ये रक्त में छोड़ देता है बेटा। अब जब ये रक्त में जब जाता है तो जो लाल रक्त कणिकाएँ हैं, रेड ब्लड सेल्स जो आती है बेटा, ये उसके अंदर भी आलैंगिक जनन करता है, और कई सारे लक्षणों को बेटा ये प्रकट करता है। लक्षण जैसे बुखार आना, ठंड लगना, तो ये ऐसे लक्षणों को प्रकट करता है। और उसी रक्त में बेटा ये क्या करता है, ये फिर बाद में नर और जो मादा परजीवी जो इसमें होते हैं वो इसमें लैंगिक जनन करते हैं बेटा। नर और जो मादा होते हैं लाल रक्त कणिकाओं में बेटा ये लैंगिक जनन करते हैं, और फिर युग्मक का जनन होता है, इसमें युग्मक का जन्म होता है। और जब जैसे ही कोई मच्छर फिर ऐसे संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो ये जो युग्मक जो होते हैं ये रक्त के माध्यम से फिर मच्छर के अंदर चले जाते हैं और ये मच्छर फिर से संक्रमित हो जाता है। तो इस प्रकार ये जीवन चक्र बेटा इसका चलता रहता है प्लाज्मोडियम का। तो ये प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र था बेटा। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इस पर विशेष ध्यान दे दीजिएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप भी इसे याद कर सकें। और अगर आपको इसे कुछ याद करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। आप लोगों ने प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र को देख ही लिया होगा। ये जो प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र है ये हमारे लिए आईएमपी प्रश्न है, आपको इसको बहुत अच्छे से करना है। और साथ ही मैं आपको बता दूं बेटा कि हम यहाँ पर ज्यादा डीपली चीजों को नहीं पढ़ रहे हैं। कारण यह है कि हमारे पास समय बहुत कम है, जैसे मैंने बताया था कि 100 दिन ही हमारे पास बचे हैं, तो सिर्फ हम यहाँ पर महत्वपूर्ण जो प्रश्न है आपके उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जब हम अगली बार जब फिर से जब चैनल पर नए वीडियो बनेंगे तो वहां पर आपको उन चीजों के बारे में विस्तृत पढ़ाया भी जाएगा, लेकिन अभी समय कम है तो इसलिए हम अभी सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर तैयारी कर रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए, अब जो अगला आपका जो प्रश्न जो है वो है डेंगू का, कि डेंगू किसे कहते हैं, डेंगू से होने वाली बीमारी किसी है। तो हम देखें कि डेंगू जो होता है यह एक विषाणु जनित रोग है। अभी आप देखना बेटा ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया कि डेंगू कैसा रोग है। डेंगू एक विषाणु जनित रोग है। अब ये क्या होता है कि यह एक घातक रोग है। डेंगू एक विषाणु जनित रोग भी है, यह एक प्रकार का घातक रोग भी है। और बात करें अगर समय पर अगर इसका इलाज ना हो, अगर डेंगू का समय पर इलाज ना हो तो उस पर मृत्यु भी हो सकती है। अगर लापरवाही अगर बरती जाए डेंगू को लेकर तो उसमें मृत्यु भी हो सकती है। वैसे अगर देखा जाए तो कोई सी भी अगर बीमारी है, होने वाली अगर कोई सी भी बीमारी होती है, अगर उसमें लापरवाही अगर बरती जाती है तो इंसान की मृत्यु निश्चित होती है। तो हमें बीमारियों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अगर कुछ भी होता है तो सबसे पहले हमारे जो नजदीकी जो डॉक्टर जो होते हैं हमें उन्हें बताना चाहिए और उनकी सलाह से ही हमें गोली दवाई लेनी चाहिए। आजकल क्या होता है कि जैसे ही बीमार होते हैं और हम झट से मेडिकल पर पहुंच जाते हैं चीजों को लेकर, तो ये गलत है। अगर हमें कुछ भी होता है, अगर ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज को लेकर, तो हमारे जो नजदीकी जो डॉक्टर हैं हम उनके पास जाएं, उनसे सलाह लें, परामर्श लें, अपना चेकअप करवाएं और उन्हीं के सलाह के अनुसार मेडिसिन जो होती है वो लें। अब उसके बाद अगर हम देखें, जैसे होगा कि डेंगू एक विषाणु जनित रोग है या एक घातक रोग भी है और समय पर इलाज नहीं होने पर मृत्यु भी हो सकती है। अगर हम इसके रोगजनक की बात करें तो इसका जो रोगजनक है वो विषाणु DEN फर्स्ट है। विषाणु DEN फर्स्ट है, इसका रोगजनक है और इसका रोगवाहक है मादा टाइगर मच्छर। ये मादा टाइगर जो मच्छर जो होती है ये रोगवाहक का काम करती है, मतलब इस विषाणु को एक जगह से दूसरी जगह तक फैलाने का ये काम करती है, बीमारी को फैलाने का काम करती है, इसलिए इसे रोगवाहक भी कहा गया है। अगर हम इसके उपचार की बात करें तो इसके उपचार में
जो टैबलेट जो है वो पैरासीटामोल टेबलेट ली जाती है, उसके साथ साथ विभिन्न जो प्लेटलेट्स जो आती है उसके चढ़ाने में से भी आराम बहुत ज्यादा मिलता है। तो ये उपचार हो गया। अब डेंगू के हम प्रकार की बात करें तो डेंगू के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है क्लासिकल डेंगू, हड्डी तोड़ बुखार। मतलब ये जो बुखार जो आती है डेंगू की, ये बिल्कुल हड्डी तोड़ बुखार होती है। इसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, अकड़न सी होती है। तो ये क्लासिकल डेंगू बुखार हड्डी बुखार होती है। और एक होता है डेंगू स्त्राव रक्त बुखार, सॉरी, डेंगू रक्त स्राव बुखार, ये सेकंड होती है। तो डेंगू बुखार के दो कारण होते हैं। अब हम बात करें आपके अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की, तो वो आता है प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बनता है आपका। अगर हम बात करें प्रतिरक्षा तंत्र की, तो इसकी जो आधारशिला जो रखी थी प्रतिरक्षा तंत्र की, वो रखी थी एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने प्रतिरक्षा तंत्र की आधारशिला रखी थी। आप इसे भी नोट करके चलना, ये ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आ सकता है आपको भी प्रतिरक्षा तंत्र की आधारशिला किसने रखी थी, तो एडवर्ड जेनर ने प्रतिरक्षा तंत्र की आधारशिला रखी थी। अगर हम बात करें तो प्रतिरक्षा जो तंत्र है ये मानव शरीर की एक विशिष्ट रचना, मानव शरीर की विशिष्ट रचना तथा कोशिकाओं का बना होता है। प्रतिरक्षा तंत्र मानव शरीर की विशिष्ट रचना तथा कोशिकाओं का बना होता है। हम बात करें तो इसमें क्या होता है, शरीर को रोगों से बचाव हेतु ये समर्थ बनाता है। हमारा जो शरीर जो होता है उसे रोगों से बचाने के लिए समर्थ बनाता है। साथ ही ये क्या करता है, संक्रमणों से बचाव की यह स्थिति प्रतिरक्षिता भी कहलाती है। संक्रमण से ये बचाता है तो यही वाली स्थिति क्या कहलाती है बेटा, प्रतिरक्षिता भी कहलाती है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे भी जब कोई बीमारी हमारे पास आती है तो हमारे शरीर में कुछ प्रतिरक्षा तंत्र कुछ ऐसी चीजों को एक्टिवेट कर देता है जो बीमारियों से लड़ने के लिए सक्षम होती है। तो जैसे ही कोई बीमारी आती है तो हमारा जो शरीर जो होता है, प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है शरीर के अंदर, वो उस बीमारी के जो रोगाणु और विषाणु उनको पहचान जाता है और उन्हें नष्ट करने के लिए कुछ ऐसे सेल हमारे शरीर में एक्टिव कर देता है जो उस बीमारी से लड़ने में सक्षम होते हैं। और यही इससे ही हमारे शरीर में शक्ति और स्फूर्ति भी बनी होती है। अगर हम बात करें प्रतिरक्षा तंत्र के अध्ययन का जो विज्ञान है, प्रतिरक्षा तंत्र का जो अध्ययन का जो विज्ञान है वो एम्यूलॉजी कहलाता है। बेटा ये भी ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से हमारे लिए खास है कि प्रतिरक्षा तंत्र के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है। हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाए, हो सकता है कि आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाए। तो ये जो है एम्यूलॉजी कहलाता है। अगर हम इसके घटक की बात करें प्रतिरक्षा तंत्र की, तो इसके घटक है बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और टी मारक कोशिका, ये इसके घटक होते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे अभी आपने देखा होगा कोविड आया था, तो कोविड का सबसे ज्यादा फैलने का कारण यही था प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना। और कोविड जो था ये हमारे सेल्स पे अटैक कर रहा था, प्रतिरक्षा तंत्र को बहुत कमजोर कर रहा था। इसीलिए जो अभी जो टीके लगे थे, 3 टीके लगे थे, सबसे लास्ट वाला बूस्टर डोज भी था। तो ये क्या करता है, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को उसमें मजबूत बनाने की कोशिश करी, ताकि अगर कोविड जैसे अगर विषाणु अगर हमारे पास आ रहे हैं तो उन्हें पहचान ले और उन्हें पहले ही नष्ट कर दे। तो बेटा ये था आपका प्रतिरक्षा तंत्र वाला, और ये डेंगू वाला था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बेटा हम बढ़ते हैं आपके अगले टॉपिक की ओर कि प्रतिरक्षा या प्रतिरोधकता। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगी प्रतिरक्षा किसे कहते हैं या प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। तो प्रतिरक्षा या प्रतिरोधकता क्या है, हम देखेंगे कि घातक रोग कारकों, बेटा ध्यान देना, घातक रोग कारकों अथवा अन्य विजातीय पदार्थों के, घातक रोग कारकों अथवा अन्य विजातीय पदार्थों के विरुद्ध प्रतिरोधी दशा को बनाए रखने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा या प्रतिरोधकता कहते हैं। बेटा क्या बता रहा है कि घातक रोग कारकों, मतलब जो रोग के कारक होते हैं, जो रोग के वाहक होते हैं, जैसे कारक अथवा अन्य विजातीय पदार्थों के विरुद्ध, जैसे अभी कोविड आया था तो उससे वो चैन सिस्टम के कारण वो ज्यादा फैल रहा था, तो वैसे जैसे विजातीय पदार्थों के विरुद्ध प्रतिरोधी दशा को बनाए रखने की क्षमता को क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा या प्रतिरोधकता कहते हैं। कभी 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए आपको कि प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, तो ये पूरा आंसर है इसका। साथ ही हम देखें कि संक्रमण के कारण होने वाली निश्चित मृत्यु, संक्रमण के कारण होने वाली निश्चित मृत्यु से सुरक्षित रखती है। जैसे अभी कोविड जब आया था तो ये महामारी काफी फैली थी, अब इसमें मृत्यु भी काफी ज्यादा हो रही थी जब, लेकिन हम जब टीका लगा तो हमारा क्या हुआ, प्रतिरक्षा तंत्र वापिस से बनना चालू हुआ, फिर से मजबूत होना चालू हुआ। तो वही संक्रमण के कारण होने वाली निश्चित मृत्यु से हमें क्या रखता है, ये सुरक्षित रखता है, प्रतिरक्षा या
प्रतिरोधकता। अगर हम बात करें प्रतिरक्षा की तो ये दो प्रकार की होती है, एक होती है सहज प्रतिरक्षा और एक होती है उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज की हम बात करें जो जन्म से हमारे साथ होती है उसे कहते हैं सहज प्रतिरक्षा, और उपार्जित प्रतिरक्षा जो उत्पन्न की जाती है, जैसे वही मैं फिर कोविड का ही उदाहरण दूंगा मैं आपको, जो हमें टीके जो लगे थे, 3 टीके जो लगे थे, तो वो क्या था हमारे लिए उपार्जित प्रतिरक्षा का उसने काम किया था। अब हम उपार्जित प्रतिरक्षा की बात करें तो ये भी दो प्रकार का होता है, सक्रिय प्रतिरक्षा और अक्रिय प्रतिरक्षा। तो ये भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, अब इसके लिए मैं खास जो है अगर हम बात करेंगे तो सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में हम अंतर को करेंगे। ठीक है बेटा, अब इसके बाद सक्रिय प्रतिरक्षा और अक्रिय प्रतिरक्षा में भी हम अंतर को करेंगे। और उसके बाद दो क्वेश्चन और है जो मोस्ट टाइम पे आपके लिए कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में अंतर, और दूसरा है एंटीजन और एंटीबॉडीज में अंतर। हम इन सब के अंतर ही करेंगे। हो सकता है एग्जाम में आपको इनमें से कोई सा अंतर पूछ ले, या तो इसमें से पूछ ले या इस क्वेश्चन से पूछ ले, या ये जो दो क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं इन दोनों क्वेश्चन में से आपसे अंतर पूछ ले। तो हम आगे अब इन अंतरों को याद करेंगे कि किस तरह से अंतर है और कैसे हमको याद करना है, मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगा। तो आप सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बेटा अब हम बढ़ते हैं अंतर की ओर। तो आइए हम देखते हैं अंतर है सहज प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा, और एक सक्रिय प्रतिरक्षा और अक्रिय प्रतिरक्षा, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, एंटीजन और एंटीबॉडीज। ये मोस्ट आईएमपी अंतर है हमारे लिए। तो हम अब करेंगे अंतर पर चर्चा। बेटा हम अब अंतर देखते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि जो अंतर है सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। बेटा हम सहज प्रतिरक्षा की हम बात करें तो जो पहले से जो हमारे जन्म से होती है उसे सहज प्रतिरक्षा कहते हैं, और किसी चीज़ों से अगर कोई प्रतिरक्षा को उत्पन्न किया जाता है तो उसे उपार्जित प्रतिरक्षा कहा जाता है। हम बात करें कि सहज प्रतिरक्षा क्या है, कि यह जीवों की सुरक्षा हेतु प्रथम पंक्ति बनाता है। बेटा ये प्रथम पंक्ति मतलब ये हमारे जन्म से ही चीज़ें हमारे पास होती हैं। बोल रहा है कि जीवों की सुरक्षा हेतु प्रथम पंक्ति बनाता है। उदाहरण के लिए त्वचा, झिल्लियाँ, आंसू में मौजूद रोगाणु और रुधिर पदार्थ, लार, भक्षाणु कोशिकाएं आदि। तो ये सुरक्षा हेतु प्रथम पंक्ति बनाता है। और साथ ही हम उपार्जित की बात करें तो यह पूरक प्रतिरक्षा की तरह कार्य करती है। उदाहरण के लिए बी एवं टी कोशिका। पूरक मतलब बेटा जिसकी हमें आवश्यकता होती है उन चीज़ों को लेकर। अब हम बात करें इसके सेकंड पॉइंट की, कि यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, शरीर की जो पहले से बनी हुई होती है। हम बात करें इसमें उपार्जित में तो यह विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा प्रणाली होती है जो किसी कारकों द्वारा उत्पन्न की जाती है। अब हम बात करें कि यह जन्मजात उपस्थित होती है सहज प्रतिरक्षा, और यह जन्म के पश्चात इसे अर्जित किया जाता है उपार्जित प्रतिरक्षा को। अब हम इधर देखें बेटा कि यदि किसी प्रकार के रोग कारक शरीर में प्रवेश होने में सफल हो जाते हैं तो सहज प्रतिरक्षा के घटक उन्हें समाप्त कर देते हैं। अगर कोई सी भी अगर बीमारी आती है हमारे अंदर प्रवेश करती है तो सहज प्रतिरक्षा जो होती है वो एक्टिव हो जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र को वो एक्टिव कर देता है और उसे क्या कर देती है, समाप्त कर देती है। लेकिन उपार्जित प्रतिरक्षा में क्या होता है कि शरीर में प्रवेश करने वाले विशिष्ट हानिकारक पदार्थों को विशेष अभिज्ञान द्वारा पहचान कर नष्ट किया जाता है। बेटा विशेष अभिज्ञान द्वारा पहचाना जाता है। मतलब अगर हम जैसे कोई भी हमारी अगर तबीयत खराब होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। बेटा डॉक्टर जब चेक करता है तो उसे लगता है कि नहीं इनमें संक्रमण किसी चीज़ का अगर बढ़ रहा है तो हमें कुछ मेडिसिन देता है। तो उन मेडिसिन के माध्यम से क्या होता है, उस बीमारी को खत्म किया जाता है। तो बेटा ये सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बेटा अब हम चलते हैं आपके दूसरे अंतर की ओर, सक्रिय और अक्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है। अगर हम बेटा सक्रिय प्रतिरक्षा की बात करें और निष्क्रिय प्रतिरक्षा की बात करें, अक्रिय मतलब निष्क्रिय भी होता है। तो देखें बेटा इसमें क्या है कि इनमें स्वयं शरीर की कोशिकाएं संक्रमण के प्रति एंटीबॉडीज उत्पन्न करती है। जो सक्रिय प्रतिरक्षा जो होता है बेटा उसमें क्या करता है कि स्वयं के शरीर की कोशिकाएं संक्रमण के प्रति एंटीबॉडीज उत्पन्न करती है। अगर कोई सी भी बीमारी घर में पास आती है तो हमारी जो कोशिकाएं जो होती है वो संक्रमण के प्रति एंटीबॉडीज को उत्पन्न करेगी उससे लड़ने के लिए। लेकिन निष्क्रिय या अक्रिय प्रतिरक्षा की हम बात करें कि इसमें अन्य जीवों के शरीर में विकसित एंटीबॉडीज को एंटीजन के प्रभाव को नष्ट करने के लिए अन्य जीवों के शरीर में निवेशित करते हैं। ये अक्रिय प्रतिरक्षा है।
अब हम अगर इसकी बात करें सक्रिय प्रतिरक्षा में कि इनमें एंटीबॉडीज़ बनने में समय लगता है बेटा। हमारे शरीर में कोशिकाएं बनती है, नई कोशिकाएं बनती है जो एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती है। तो होता क्या है कि इनमें बनने में समय लगता है, लेकिन जो ये आता है कि इनमें एंटीबॉडीज़ तुरंत क्रियाशील हो जाती है बेटा। ये दूसरे कारकों के द्वारा होती है, इसलिए वो अपने आप क्रियाशील हो जाती है। अब जो हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज़ बनती है वो हानि रहित होती है बेटा, उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम अक्रिय प्रतिरक्षा की बात करें, अगर इसके द्वारा अगर कुछ हमारे अंदर एंटीबॉडीज बनती है तो वो बेटा शरीर के लिए क्या होती है, प्रतिकूल नहीं होती है। वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ के साइड इफ़ेक्ट हमें हो जाते हैं। अगर हम बात करें इसके अगले पॉइंट की कि यह चिरस्थायी होती है। जो सक्रिय प्रतिरक्षा है बेटा ये चिरस्थायी होती है, लंबे समय तक रहती है। लेकिन बेटा ये अक्रिय जो होती है अस्थायी होती है, ये मतलब लंबे समय तक नहीं होती है। अगर हम बात करें कि शरीर के अंदर रोगों से लड़ने के लिए उत्पन्न प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। बस शरीर के अंदर जो रोग है होते हैं उनसे लड़ने के लिए जो प्रतिरक्षा होती है उसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। और बेटा शरीर के अंदर रोगों से लड़ने के लिए बाह्य कारकों द्वारा, बेटा वही बाह्य कारक, अगर हम कोई मेडिसिन वगैरह लेते हैं, टैबलेट लेते हैं, तो उसके द्वारा प्रतिरक्षा जो उत्पन्न होती है वही अक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बेटा हम आपका अगला अंतर देखते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडीज़ में अंतर। अब बेटा जो एंटीजन इंटरफेरॉन, अब हम बात करें एंटीजन की, ये सामान्यतः बाह्य पदार्थ होते हैं। एंटीजन जो होते हैं बेटा ये सामान्यतः कैसे होते हैं, बाह्य पदार्थ होते हैं जो शरीर में अभिक्रिया लाते हैं। अब हम एंटीबॉडीज़ की बात करें, ये जैव रासायनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर में एंटीजन से लड़ने के लिए बनते हैं बेटा। अगर हम एंटीजन की बात करें तो एंटीजन ही एंटीबॉडीज़ का कारण है, मतलब एंटीजन से ही एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है। और अगर हम बात करें एंटीबॉडीज़ की तो एंटीजन को जोड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ में परिवर्तित केंद्र होते हैं। अब इसका जो थर्ड पॉइंट है बेटा कि एंटीजन प्रोटीन या उससे जुड़ सकने वाली पॉलीसेकेराइड होते हैं बेटा। और एंटीबॉडीज़ की हम बात करें तो एंटीबॉडीज़ प्राकृतिक रूप से प्रोटीन है। अब बेटा हम देखें कि यह रोग, एलर्जी, अभिकारक उत्पन्न करता है। एंटीजन और एंटीबॉडीज़ बात करें तो यह रक्षात्मक या एंटीजन युक्त पदार्थ के विघटन का कारण होता है बेटा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा अब एक क्वेश्चन है हमारा रह गया था, तो लास्ट वाला क्वेश्चन है कि इंटरफेरॉन क्या होता है। आप इसे भी देख लीजिए कि हमारी कोशिकाओं में तो ऐसे प्रोटीन जो हमारी कोशिकाओं में ऐसे प्रोटीन जो विषाणुओं तथा कुछ दूसरे पदार्थ के कोशिका में प्रवेश करने से बनते हैं वो इंटरफेरॉन कहलाता है बेटा। कभी कभी क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ जाता है और ये अंतर भी मोस्ट आईएमपी है। तो आपने इन सभी का स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, तो आप इनके नोट्स बना लीजिएगा। और आप बताइएगा कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं आपको कैसे लग रहे हैं। आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और इस पर कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब भी इसे कीजिए। ठीक है बेटा।